दोस्तों नमस्कार। मैं हरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं HBR चैनल, जिसमें कि आज मैं आपको उत्तराखंड के निर्माण के समय से लेकर और उससे पूर्व से लेकर, जबकि हमारा राज्य उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा था, और तब से लेके और 2025 के अप्रैल महीने की आज की तारीख तक के बारे में आपको छोटी मोटी जानकारी देने के हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से पृथक होकर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्षरत एवं अपने प्राणों का बलिदान दिया था। उनकी पृथक राज्य बनाने की जो सोच थी वह अपने आगे की पीढ़ी के उज्जवल भविष्य एवं समृद्ध उत्तराखंड की कल्पना की थी। वे तो अपने मन में समृद्ध उत्तराखंड की कल्पना लिए हुए स्वर्ग सिधार गए, जिस कल्पना के साथ इस पहाड़ी देवभूमि राज्य का निर्माण किया गया, जो कि संघर्ष के बाद सन 2000 के 9 नवंबर को अस्तित्व में आया। जिस समय इस राज्य को निर्माण किया गया या इस राज्य को अस्तित्व में लाया गया, उस समय राज्य को 10 वर्ष के अंदर एक स्थायी राजधानी के रूप में गैरसैंण को विकसित करने तथा देहरादून को स्थायी राजधानी के रूप में बनाने की बात कही गई थी, और साथ ही उत्तराखंड की जनता से राज्य को एक विकसित राज्य बनाने में सहयोग हेतु तराई क्षेत्र में भूमि, जिसमें कि मौजूदा उत्तर प्रदेश के सीमांकित जिले, जिनमें मुख्य रूप से सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली व अन्यत्र क्षेत्र हैं, इनकी सीमाओं से लगे हुए या इनकी सीमाओं में जो तराई क्षेत्र है, उन क्षेत्रों का हिस्सा भी उत्तराखंड में देने की बात कही गई थी। किंतु राज्य के निर्माण के 25 से 26 वर्ष होने को हो गए हैं, किंतु अभी भी इन क्षेत्रों में सीमा को लेकर विवाद चल रहे हैं। इसका मुख्य कारण मेरे विचार से केंद्र व दोनों राज्यों की राजनीतिक पार्टियों के साथ प्रशासनिक व्यवस्था की भी जिम्मेवारी है, जिनकी आपस में इस बात को लेके एक मत नहीं हो पा रहे हैं। इस बात को सत्यापित करने के लिए मैं वैसे तो कई उदाहरण दे सकता हूं, किंतु एक उदाहरण से ही आप समझ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था को कैसे बेवकूफ़ बना रहा है। जिसके लिए उदाहरण के तौर पर हरिद्वार का पूर्व में उत्तर प्रदेश का जो राजकीय विश्राम गृह था, वह उत्तराखंड सरकार को देने की काफ़ी समय से मांग हो रही थी, किंतु उत्तराखंड सरकार को वह उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ही शर्त पे दिया, और वह शर्त यह थी कि इस भवन को और इस क्षेत्र को हम उत्तराखंड को तब देंगे जबकि उत्तर प्रदेश को हमारी उत्तर प्रदेश की चयनित जगह पर ही एक नवनिर्मित उत्तराखंड के द्वारा बनाए गए विश्राम गृह को दिया जाएगा, जिसके लिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना एक हट बना के रखा हुआ था, जिसको कि बाद में दोनों मुख्यमंत्रियों के द्वारा सहमति के रूप में मंजूरी दी गई। और जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड सरकार ने 5 एकड़ क्षेत्र में एक नए भवन का निर्माण किया और उत्तर प्रदेश सरकार को वह भूमि स्थानांतरित की है। इसी के साथ ही सीमांकन की जो प्रक्रिया है, वह भी अभी तक
पूरी नहीं हुई है और विवाद जो है वह केंद्र के पास पड़ा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। और उत्तर प्रदेश की जो सरकार को जो भूमि देनी है वह यथास्थिति में अलग अलग विवादों के कारण अभी भी अटकी पड़ी है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से बात करने को कहा जाए तो वे बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसके मुख्य क्या इससे मुख्य तौर पर किसको फायदा हुआ है, इसको समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य जब बना तो उससे सबसे ज़्यादा फायदा नेताओं को, भूमाफियाओं को, होटल मालिकों को, राज्य सरकार को, ब्यूरोक्रेट्स को और राजनीतिक दलों को ही हुआ है। किंतु उसी के साथ ही राज्य की जनता को विकास के लिए जो मुद्दे उठाए गए थे उनको, राजकीय मिलों को, संस्कृति को, भाषा को, व्यापार को, उद्योग और कृषि को और खान पान को उससे भारी नुकसान हुआ है। अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के निर्माण के समय जो बातें कही गई थी उसमें क्षेत्रीय ग्रामीणों एवं जनता के हितों हेतु इसका निर्माण की बात कही गई थी। उत्तर प्रदेश से क्षेत्रीय संपदा के शोषण से मुक्ति की बात कही गई। उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के पश्चात भी अभी तक के जबकि केंद्र में एवं राज्य के दोनों राज्यों के अंदर एक ही पार्टी की सरकार है और एक ही विचार की सरकार है, तब भी उनकी विचारधाराएं एक होने के बाद भी सरकारों ने जल, थल, वन, परिवहन की संपदा और समस्याओं का समाधान नहीं किया है। और तो और आप लोग ही बताएं कि उत्तराखंड राज्य बनाकर वहां की जनता को दोनों सरकारों ने, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की सरकारें हों, उनसे क्या मिला? मंदिरों की कमाई राज्य सरकार को एवं केंद्र सरकार को मिल रही है, तो रोजगार के साधनों को राज्य व केंद्र सरकार राजकीय और राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ साथ केंद्र में राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में पनपने नहीं दिया जा रहा। और उन क्षेत्रों में जो उत्तराखंड जो राज्य बना है उसमें कोई रोजगार के संसाधन भी नहीं लगाने दिए जा रहे। उसका एक मुख्य कारण यह है कि उत्तराखंड जो कि 6 राष्ट्रीय उद्यानों से मिलकर बना है उसके अंदर कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते और वहां खेती व्यवसाय को वन्य जीव नहीं करने देते और उन वन्य जीवों को कोई मार नहीं सकता या पकड़ नहीं सकता। यदि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो स्थानीय लोगों को जेल में डाल दिया जाता है और उनके ऊपर केस लगा दिए जाते हैं, जिसके कारण कि वहां की जनता जो है उसको पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब आप कहेंगे कि इसमें क्षेत्र में कौन से वन क्षेत्र हैं, तो उसमें 6 जो वन क्षेत्र हैं वह है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और साथ में 7 वन्य जीव अभयारण्य भी है और 4 संरक्षण रिजर्व एवं 1 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है। इन सबके होते हुए और जिन क्षेत्रों में यह सब हैं उसके कारण वहां के जनता ना अपना कोई नव निर्माण कर सकती है और ना ही वहां पर कोई उद्योग धंधे लगा सकती है, क्योंकि इसके लिए सरकार से और केंद्र सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी कि इन लोगों को इस स्थिति में प्रदेश
की जनता से को कोई फायदा नहीं मिल पाता और न कोई परमिशन मिल पाती है। तो इससे वहां की जनता को जो राज्य बनाकर जो सपने दिखाए गए थे या जो सपने उन्होंने देखे थे, इन हालातों में प्रदेश स्वयं विकास कैसे कर सकता है, आप यह बताएं। और साथ ही साथ यदि आपके मन में या आपको इससे संबंधित कोई जानकारी है तो वह कमेंट्स करके मुझे अवश्य बताएं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक आगे पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम HBR चैनल है। प्रदेश को उत्तर प्रदेश के समय में जो बस डिपो बनाए गए थे या मिले थे, उन बस डिपो में उस समय जो 967 बसें मिली थी, वे बसें बहुत पुरानी हालत की और खस्ता हाल की थी, जो कि बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और उन्हें कबाड़ के तौर पे ही बेचा जा सकता था, चलाया नहीं जा सकता था। उसके बाद भी जब राज्य बना तो उस समय राज्य ने कुछ बसें नई खरीदी थी, किंतु उनकी समय सीमा के आधार पर वे भी खत्म हो चुकी हैं और उनकी जो वो एक गाड़ियां भी कबाड़ खाने में खड़ी हैं। और उस समय जो बस डिपो बनाए गए थे, उन डिपो के बाद अभी तक 2025 तक उत्तराखंड में 4 ऐसे जिले हैं जिनमें कि एक भी डिपो नहीं है, या जो डिपो हैं भी तो उनमें कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। और पौड़ी जिला जो कि प्रदेश का सबसे बड़े जिलों में आता है, उसमें केवल 2 बस डिपो हैं और उनकी संख्या भी नाम मात्र की है। जबकि उन क्षेत्रों में पहले उत्तर प्रदेश के समय में जो बसें चलाई जा सकती थी और चल रही थी, उन बसों को भी अब उन मार्गों पर भी बसों को बंद कर दिया गया है। अब नए रोड और मार्ग तो बन चुके हैं, किंतु उन रोड मार्गों में जो कि पहले कच्चे थे और जंगलात के अंडर आते थे, वे मार्ग अब यथा स्थिति में पक्के जरूर हो गए हैं, लेकिन उनमें जो अंधे मोड़ हैं, उन मोड़ों को और सड़कों की चौड़ाई को यथावस्थित रखा हुआ है, जिसकी वजह से आए दिन सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं। और जो निजी वाहन चालक जो कि मैदानों में गाड़ियां चलाते हैं और वे पर्यटन के नाम पे या अपने गांवों के नाम पर पहाड़ों की ओर आते हैं, वे जो स्थानीय जो चालक हैं उनकी गाड़ियों के साथ टक्कर खाते हैं, या अपने को बचाने के चक्कर में या जो थोड़ा बहुत कम गाड़ी चलाने वाले अनभिज्ञ होते हैं, वे उन सड़कों पर पेड़ों से टकराकर या खाइयों में गिर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो इन चीजों को भी देखने के लिए और सही दुरुस्त करने की आवश्यकता है। अब आप कहेंगे कि जी उत्तराखंड को क्या चाहिए, तो ज्यादा न बोलते हुए मैं आपको केवल यह बोलना चाहता हूं कि उत्तराखंड का जो इस समय मौजूदा निर्माण कार्य चल रहे हैं, उसके अतिरिक्त जैसे कोटद्वार से तक रेलवे लाइन है, तो कोटद्वार से आगे पहाड़ की ओर को एक अलग से मीटर गेज रेलवे लाइन बनाने की जरूरत है, जो कि ऊपर गैरसैंण तक की व्यवस्था को लिंक कर सके। और जो ये सड़कें हैं, जितनी भी सड़कों पर तीखे मोड़ हैं या अंधे मोड़ हैं, उन मोड़ों को और सड़क की चौड़ाई को बढ़ाने की जरूरत है। और जो तीखे मोड़ हैं उन्हें, और सड़क के ऊपर बनने वाले गड्ढों या जिन स्थानों पे कच्ची सड़कें हैं, उन सड़कों को कच्चे को खत्म करके वहां पे या तो पुलों का निर्माण किया जाए या सड़कों की चौड़ाई को और राफ्ट बनाकर उन सड़कों की कच्ची सड़कों को पक्का बनाया जाए। और जहां तीखे मोड़ या बेंड हैं, उन स्थानों पे या जहां पर उत्तराखंड में के राज्यों में जहां जहां नए बस डिपो नहीं हैं, उन जगहों में बस डिपो बनाने की आवश्यकता है। जहां पर पर्यटकों को बढ़ावा दिया जा सकता है, उन क्षेत्रों में जो वहाँ की स्थानीय जनता है या नागरिक है, उनको छोटे मोटे उद्योग धंधे लगाने के लिए और होटल इत्यादि बनाने के लिए इजाजत देने की आवश्यकता है, जो कि इस जिला स्तर पर ही देने की आवश्यकता है।
लेकिन जिन स्थानों पर वनीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के अंदर जो गांव हैं और जो खेती बाड़ी वगैरह कर सकते हैं और जिनको पानी की सुविधा है या खेती आसानी से हो सकती है, उन क्षेत्रों के गांवों को और खेती की भूमि को तार बाड़ बनाकर और वहां स्थानीय जो पर्यटन व्यवस्था है उसको सुधार कर वहां खेती की भी व्यवस्था और अन्य जो सुविधाएं हैं वह भी देने की आवश्यकता है। और कम 50 किलोमीटर की दूरी पर छोटे छोटे बस टर्मिनल बनाने की आवश्यकता है और जो गवर्नमेंट की जो बस सेवा है उस व्यवस्था को और मजबूत और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। सरकार कहती है कि जी हमारे पास आय के साधन कम हैं, इसलिए हम नए बस डिपो का निर्माण नहीं कर पाते, किंतु यदि सरकार नए बस डिपो और नई स्थायी परिवहन व्यवस्था बनाती है तो उससे जो लोगों का आने जाना आगमन सुगम होगा, उससे उनकी आय के साधन भी बढ़ेंगे। और जो आज की तारीख में निजी वाहन चालक अपने वाहनों को ले जा रहे हैं, उन लोगों को ही अगर उस व्यवस्था के लिए वहां नौकरी दी जाए तो उससे एक और जहां रोजगार बढ़ेगा तो वहीं उनके जो सुविधाएं हैं वह भी बढ़ेंगी। ये जो नदी नाले हैं जिनमें पानी है, उनके पानी को छोटे छोटे डैम बनाकर वहां खेलों को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है और साथ ही साथ जो पालतू जीव वाले जो गांव हैं जहां की गाय भैंसों को और भेड़ बकरियों को आसानी से पाला जा सकता है, उन क्षेत्रों में भी स्थानीय पशुओं को एक संरक्षित क्षेत्र देकर उनसे कृषि एवं अन्य उत्पादन के संसाधन प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे कि एक और जहां लोगों को रोजगार मिलेगा तो वहीं जो दुग्ध और अन्य डेयरी उत्पाद है उनको भी बढ़ाया जा सकता है और जो खेती है, खेती को भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि पुराने जमाने की जो खेती होती थी उसी प्रकार की खेती को दोबारा विकसित किया जा सकता है। उससे सरकार का जो फ्री का जो मनरेगा के अंदर जो फ्री में राशन वितरण है उसके दबाव को भी कम किया जा सकता है और विशेषकर उत्तराखंड में जो मनरेगा के अंदर या अन्य जो संसाधन हैं उनके अंदर स्कीमों में जो फ्री में राशन या पैसा दिया जा रहा है वो न देकर उन लोगों को स्थायी रोजगार देने की आवश्यकता है, जो कि 12 महीने 365 दिन चलता रह सकता है। उससे एक और जहां स्थानीय पलायन रुकेगा तो वहीं स्थानीय लोगों को अच्छे केंद्रीय विद्यालय जैसी सुविधा देकर उनमें खेल स्कूल बनाकर जिनसे कि नए खिलाड़ी भी बन सकते हैं और राज्य और राष्ट्र को नए खिलाड़ी मिलेंगे, तो वहीं नए उद्योग धंधे भी लगेंगे। और पहाड़ी क्षेत्रों में जो पर्यावरण नियंत्रण के लिए जो भी उपाय किए जा सकते हैं उसके आधार पर वहां पर पर्यटन के साथ साथ एक अलग से एक मिनिस्ट्री बनाकर उन लोगों के विकास के लिए कार्य किए जा सकते हैं। मुझे जो मैं अभी तक आपके पास अपने विचार रख रहा हूं या लोगों के द्वारा सुझाए गए विचार बता रहा हूं, आपको इन विचारों में कितनी सहमति है और आप इनमें अपने क्या विचार इसके साथ दे सकते हैं वह मुझे अवश्य बताएं। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे हैं, बच्चों को छोटी उम्र से ही खेलों की ओर आकर्षित करने के लिए हर स्कूल में एक और जहां कृषि और अन्य जो तकनीकी ज्ञान की शिक्षा है उसको बढ़ावा देने की जरूरत है, तो वहीं साथ ही साथ जो पर्यटक क्षेत्र हैं उनको विकसित करके वहां गाइड का ज्ञान देने की भी आवश्यकता है, जिससे कि इस क्षेत्र में काफी हद तक नया विकास हो सकता है। और जो लोग पलायन कर रहे हैं और शहरों में आकर छोटे छोटी
कार्यों में अपने को बिजी रखकर और अपने पहाड़ों को खाली करके गाँव को बंजर छोड़ के आए हैं, उनके गाँव को पुनः विकसित करने की आवश्यकता है और उनके क्षेत्र के आधार पर वहाँ जो फलदार वृक्ष या जड़ी बूटियों वाले वृक्ष लगाने की जरूरत है और उन्हें उन वृक्षों से क्या क्या ज्ञान क्या क्या फायदे हैं और उन किससे क्या फायदा मिल सकता है उसकी शिक्षा देने की आवश्यकता भी है। आशा करता हूं कि आपको मेरा यह सुझाव अच्छा लग रहा होगा और जैसे ये पुल बने हैं इस प्रकार के पुलों की चौड़ाई के बराबर ही पहाड़ी राज्यों की पहाड़ी क्षेत्र की जितनी भी सड़कें हैं इनको भी चौड़ा करने की आवश्यकता है। और यह सड़क देखो, ये जैसे ये पक्की है और आगे चलते ही यह सड़क जो है कच्ची हो जाती है, तो आगे की ये जितनी भी सड़कें हैं, ये जो कच्ची सड़कें हैं इनको भी पक्का करने की जरूरत है, जिससे कि पर्यटक पूरे उत्तराखंड में आसानी से आवागमन कर सकते हैं। आशा है कि आपको मेरे सुझाव विचार सब पसंद आ रहे होंगे और अगर आपको मेरे सुझाव और पसंद आ रहे हैं तो अपने सुझाव भी दें और अब इस चैनल HBR चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक और सरकार तक यह विचार और सुझाव पहुंच सके और उत्तराखंड का विकास और उत्तराखंड जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र होने के साथ साथ एक सीमावर्ती क्षेत्र है और राज्य है, तो इसको भी भगवान भरोसे न छोड़कर इंसानों को इस क्षेत्र में पुनः रहने लायक बनाया जा सके और लोगों को वहां अपने स्थानीय रोजगार बनाने के लिए सुगम सुविधाएं प्राप्त हो सके। साथ ही साथ यहाँ के लोगों का जो सामग्रियां उत्पाद करेंगे, चाहे वह कृषि से जुड़ी हुई हो या जड़ी बूटियों से जुड़ी हो, उनको खरीदने के लिए जगह जगह पर ऐसे दुकानें लगाने की आवश्यकता है कि जहां से सरकार उनके उत्पादों को खरीद सके और उनसे अन्यत्र कंपनियों एवं सरकारी संस्थानों को भेजकर उनसे जड़ी बूटियां एवं आयुर्वेदिक, यूनानी और एलोपैथी से जुड़ी हुई दवाइयां बनाने के काम में लाया जा सके। आशा है कि आपको मेरे यह सुझाव पसंद आ रहे होंगे। उत्तराखंड राज्य के अंदर सरकारी बस सेवा के साथ साथ में दो अन्य निजी बस सेवाएं भी चलती हैं, जिनमें कि गढ़वाल के अंदर GMOU गढ़वाल मोटर्स यूनियन है और कुमाऊं के अंदर KMOU है। लेकिन जो आज की स्थिति है उसमें न GMOU सही तरीके से सक्सेस हो पा रही है और न KMOU ही वहां पर सक्सेस हो पा रही है। अधिकतर क्षेत्रों में जहां की इनकी बस सेवाएं चलती थी, उनमें भी काफी ऐसी जगहें हैं जहां की ये दोनों की ही सेवाएं बंद हो चुकी हैं। वो और उसका सबसे बड़ा कारण है कि एक तो उनके बसों के आधार पर जितना पैसा उनके बसों की खरीदारी और मेंटेनेंस में खर्च होता है, उसके आधार पर उनकी आय के साधन बंद हो चुके हैं और दूसरा पलायन होने की वजह से उनको सवारियां भी नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से कि उन्होंने अपना स्वरूप में परिवर्तन करके वहां बड़ी सेवाएं बसें न लगाकर उन क्षेत्रों में भी छोटी सुमो टाइप की बसें लगा दी हैं, कारें लगा दी हैं, जिसकी वजह से कि लोगों को समुचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उसी प्रकार से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में भी नाम मात्र के लिए सरकार ने जगह जगह पर औषधालय और चिकित्सालय बनाए हैं, किंतु उन औषधालय और चिकित्सालयों में सुविधाएं जो हैं वो नाम मात्र की हैं। उनमें कई समय पर तो वहां न डॉक्टर होता है और न कोई कंपाउंडर होता है जो कि मरीज को देख सके, और यदि कोई मरीज सीरियस हो जाता है तो उस मरीज को वहां पर
इलाज के लिए कोई भी सुविधा न होने की वजह से या तो उसे दूर दराज अन्य शहरों की ओर जैसे कि देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और कोटद्वार लाना पड़ता है, और जो ज़्यादा सीरियस होता है तो उसे सीधा दिल्ली या मेरठ इत्यादि क्षेत्रों की ओर लाना पड़ता है, जिसके कारण कि उन मरीजों को या सुविधाएं न मिलने की वजह से और प्रॉपर आने जाने के समय में की बर्बादी के कारण उन लोगों को जान जोखिम में रहती है और कईयों की तो जान ही चली जाती है, जिस कारण उन्हें समुचित इलाज नहीं मिल पाता। और इस क्षेत्र में जो हॉस्पिटल या चिकित्सालय बनाए हैं उनमें जो कर्मचारी रहते हैं, एक ही कर्मचारी उसमें सारे कार्य करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक समझाने के लिए बोल रहा हूं कि एक जो चिकित्सक के साथ एक जो सफाई कर्मचारी है तो वही पट्टी भी करता है और वही जो है दवाइयाँ भी दे देता है, क्योंकि जो कंपाउंडर या जो अटेंडेंट होता है वह या तो छुट्टी पे होगा या वह वहाँ पर किसी न किसी वजह से, चाहे वो दवाई लेने के लिए अन्यत्र गया होगा या किसी वजह से अपने कहीं इधर उधर होगा, तो जिस वजह से कि मरीज को संतुष्टिपूर्ण दवाइयाँ नहीं मिल पाती, जिसका कि गलत दुष्प्रभाव भी पड़ता है। साथ ही साथ यदि देश और राज्य की सरकारों के जो अग्रणीय राज्य बनाना है, अगर उत्तराखंड को हमने अग्रणी राज्य बनाना है तो राज्य के पलायन को सबसे पहले रोकने की जरूरत है, जिसके लिए कि हमें कुछ खास बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो कि मेरे विचार से इस प्रकार से हैं कि पहाड़ों में सबसे पहले तो नए बस अड्डे बनाने की जरूरत है, और जो बड़े जिले हैं जैसे कि पौड़ी जिला जो है वह क्षेत्र के हिसाब से बहुत बड़ा है, तो उसे एक पृथक जिला बनाने की जरूरत है। और जो उत्तराखंड की राजधानी है उसको देहरादून से स्थानांतरित करके ऊपर पहाड़ में गैरसैंण में स्थायी बनाने की जरूरत है, जो कि इस समय अस्थायी है। और साथ ही साथ जो पहाड़ों में जो बस अड्डे बनाए जाने की आवश्यकता है, उन बस अड्डों से अंतर्राज्यीय स्तर की बस सेवाएं चलाने हेतु जो सड़कों के जो निर्माण कार्य किए हुए हैं उनको चौड़ा और सुगम बनाने की जरूरत है, जिससे कि एक और वहां आने जाने वाली सभी राजकीय बसों का आवागमन हो सके। और साथ ही साथ उन क्षेत्रों में जो है उन लोगों के लिए पर्यटकों के लिए पर्यटन क्षेत्र भी होने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ सड़क मार्गों का चौड़ीकरण के साथ जितने भी अंधे मोड़ हैं, जिनका कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, उन्हें सुधारने की जरूरत है। साथ ही साथ ग्रामीणों को स्वरोजगार बनाने के हेतु उन्हें स्थानीय जरूरतों के मुताबिक और राष्ट्रीय स्तर के उत्पादों के लिए जो वहां से कच्चा माल उपलब्ध हो सकता है उसके आधार पर उन्हें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, जिससे कि वे अपने स्थानीय क्षेत्र में ही उनसे अन्यत्र खाने पीने और सजावट की चीज़ों का निर्माण कर सकें। जैसे कि आम का अचार बनाने के लिए, और जो बुरांस है बुरांस से उसका जूस बनाने के लिए, तो वे अन्यत्र न भेजकर उससे अचार और अपने घर में ही बुरांस का रस बनाना या आंवलों का रस बनाना या अन्य उत्पादों को जो है, जैसे कि वहाँ बांस है तो बांस से वहाँ की टोकरी, अन्य बांस की अन्यत्र सामग्री जैसे बांस की टोकरी, छन्नी और चारपाई इत्यादि के लिए जो जरूरत का जो सामान है, उस तरीके के, ये मैं एक समझाने के लिए और उदाहरण के लिए बता रहा हूं, तो वो चीजें बनाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो गांव में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके जो घर हैं उनको सुधार कर गेस्ट हाउस के तौर पे बनाने की जरूरत है,
और जहाँ जहाँ स्कूल हैं वहाँ के लोगों को, वहाँ के आसपास के लोगों को, वहाँ जो बच्चे रहते हैं या जो टीचर रहते हैं उनके लिए हॉस्टल टाइप के मकान बनाने के लिए कहा जाए, तो उससे जो लोग आने जाने वाले हैं या बच्चे स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले हैं, टीचर हैं, उनको भी वहाँ सस्ते में मकान उपलब्ध हो सकते हैं और लोगों को रोजगार मिल सकता है। साथ ही साथ गांव की कृषि एवं आवासीय भूमि को बाड़ बनाकर जंगली जानवरों से उनकी खेती की और जान माल की रक्षा की जाने की आवश्यकता है और उसको सरकार को प्रायोरिटी पे बेस पर बनाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ उन खेतों में जहाँ की पहले पानी उपलब्ध हो पाता था और नहरों से और कूलों से पानी उपलब्ध हो जाता था, उनको अगर वहाँ पानी की उपलब्धता नहीं है तो उनको पानी की उपलब्धता बनाने के लिए बोरवेल करके ट्यूबवेल बनाने की ज़रूरत है और पानी की सप्लाई करके वहाँ खेती इत्यादि को जोर देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ वहाँ उन्हें तकनीकी शिक्षा के द्वारा जड़ी बूटियों का ज्ञान देने की आवश्यकता है, जिससे कि वे जड़ी बूटियों के को एकत्र करके और उससे भी आय का साधन बना सकें। साथ ही साथ प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में जैसे कि कोटद्वार हो गया या अन्यत्र जो आसपास का क्षेत्र है जो कि मैदानों से लगा हुआ है, उन क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र नए जो मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र हैं उनसे हटके और नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि वहाँ के लोगों को स्वयं रोजगार मिल सके और जो लोग वहाँ मकान बना के रह रहे हैं उन मकानों को वहाँ से उनको पैसा देकर उनको पहाड़ी क्षेत्रों में लाकर वहाँ विकसित करने की ज़रूरत है और वहाँ पर निवास बनाकर पहाड़ी क्षेत्रों से औद्योगिक क्षेत्रों की ओर आवाजाही के लिए बस और रेल सेवा से जोड़ने की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों को समय पर अपने कार्यों के लिए उस क्षेत्र नज़दीकी क्षेत्र में सुविधाएं मिल सकें। और साथ ही साथ छोटे छोटे बाजार विकसित करने की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों को अपनी ज़रूरत की सामान पहाड़ों में ही समुचित समय पर किसी भी तरीके से प्राप्त हो सके और उसके लिए उन्हें न जंगलों से होके ज़्यादा जाना पड़े और ना ही उन्हें उस मतलब किसी भी कार्य के लिए दूर तक जाना पड़े, जिससे कि उनको जानमाल का नुकसान हो और जंगली जानवरों से भय बना रहे। और जितने भी पर्यटक क्षेत्र हैं उन पर्यटक क्षेत्रों के लिए बस सेवा चलाने की आवश्यकता है, जिससे कि लोगों को नए पर्यटक क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त मिलेगी होगी। और साथ ही साथ जो वहाँ वार्षिक मेले लगते हैं जो कि गर्मी के समय में नॉर्मल कौथिग के नाम से लगते हैं, उन कौथिगों को पुनः विकसित करके संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जिससे कि एक तो राजकीय धरोहर बची रहेगी, साथ ही साथ जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं वे भी उन पर्यटक क्षेत्रों की ओर आकर और उन मेलों का आनंद ले सकेंगे। और वहाँ पर ऐसे ऐसे उत्पाद लाने की ज़रूरत है जो कि साधारणतया लोगों को दुकानों में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, और विशेषकर एक ऐसे व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है कि जिससे कि उत्तराखंड के लोगों को साउथ का खाना, नॉर्थ का खाना, ईस्ट का खाना प्राप्त हो सके, तो वहीं उत्तराखंड का खाना या उत्तरी हिस्से का खाना दक्षिण पूर्व और पश्चिम के लोगों को प्राप्त हो सके। इस प्रकार की सामूहिक व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। आपको मेरे सुझाव कैसे लग रहे हैं अवश्य बताएं और चैनल HBR को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आपके भी यदि कोई सुझाव और विचार हैं तो उन्हें अवश्य लिखें, जिससे कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके विचारों को लोगों तक पहुंचा सकूं और यहाँ जितने भी पुराने पर्यटक स्थल हैं उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना सकूं, जिससे कि लोगों को इससे इन पर्यटक स्थलों से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। आशा करता हूं कि आपको मेरे सुझाव पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे सुझाव पसंद आ रहे हैं तो
मुझे कमेंट्स करके अवश्य बताएं।
आपको यह वीडियो कैसा लगा और यह प्रयास कैसा लगा कमेंट्स करके अवश्य बताएं और चैनल HBR को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक आप लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच सकें और सबसे पहले आप लोग नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो देख सकें। वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बद्री केदार, जय सिद्ध बाबा, जय शिव शंकर भोलेनाथ की। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।